In this class, we'll study about biodiversity and also nomenclature. So, biodiversity is just the genetic or the species diversity that is present in between the living organisms. So, it deals with the variability among living organisms, that is, the different types of living organisms which differ on the basis of their shape, size, category, habitat, nutrition and other such things. So अपने आसपास आपने जितने भी टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखे होंगे that would hardly be 2 to 3% of the total living organisms. So biodiversity is literally very huge. यानी कि अर्थ पर जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज्यादा है और एक्चुअली में अर्थ पे जितने स्पीशीज हैं वो ह्यूमंस को पता भी नहीं है. दैट इज इवन आफ्टर सो मच एडवांसमेंट इन साइंस वी स्टिल हैवंट फिगर्ड आउट एवरी स्पीशीज ऑन द प्लैनेट. दैट इज वी हैव नाउ एन एस्टिमेट दैट देयर कुड बी मच मोर स्पीशीज देन व्हाट वी एक्चुअली नो एट प्रेजेंट. So at present we normally know about 1.7 to 1.8 million species, but definitely there would be much more species than this number. So इतने सारे जो स्पीशीज अर्थ पर हैं जो कि हमारे पूरे बायोडाइवर्सिटी को कंस्टिट्यूट करते हैं, ये सारे स्पीशीज जो इवोल्यूशन है और उसके अलावा जो भी डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं जिससे कि वेरिएशन आते हैं, उस कारण से डिफरेंट स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है अर्थ के ऊपर. एंड उन प्रोसेसेस की वजह से मिलियंस ऑफ इनफैक्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स में इतने सारे स्पीशीज का फॉर्मेशन हुआ है अर्थ पर. सो वो सारे स्पीशीज जो कि अपने पूरे इवोल्यूशन के दौरान डिफरेंट कैटेगरीज में डेवलप होके और भी नए स्पीशीज को बनाए हैं, उन पूरे स्पीशीज को साथ में व्हेन वी से कि जब हम उन पूरे स्पीशीज को एक साथ रेफर करते हैं तो वी से दैट बायोडाइवर्सिटी. यानी कि बायोडाइवर्सिटी को सिंपली एक्सप्लेन करने का तरीका है कि इट इज द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो पूरे अर्थ के सारे स्पीशीज को आप इंक्लूड कर दें तो वी विल से दैट इट इज द बायोडाइवर्सिटी ऑफ अर्थ. एंड आवर अर्थ इज रियली इट हैज अ ह्यूज बायोडाइवर्सिटी. सो सिंपल टर्म्स में हम बायोडाइवर्सिटी को इस तरीके से कह सकते हैं कि इट इज द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स. बट थोड़ा सा और इसको अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो ये हमें बताना होगा ना कि ये जो वेरिएबिलिटी है ये किस बेसिस पे हमने बोला है कि ये वेरिएबल है. ये स्पीशीज एक तरह की नहीं है, ये सारे स्पीशीज जो कि अलग अलग कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं, ये सारे स्पीशीज में वेरिएशन है. तो वी विल हैव टू सी द क्राइटेरिया ऑफ दोज वेरिएशन. फॉर एग्जाम्पल जो स्पीशीज पानी में रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक बोलते हैं, पेड़ों पे रहने वाले को आर्बोरियल बोलते हैं, जमीन पे रहने वाले को हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं. इसके अलावा बहुत सारे क्राइटेरिया हो सकते हैं जिसके बेसिस पर हम ये जज कर सकते हैं कि डिफरेंट स्पीशीज के जो डिफरेंट कैटेगरीज होंगे उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करें. सो इसका और टेक्निकल डेफिनेशन कुछ ऐसा होगा.
So it is the occurrence of different types of living organisms which differ in shape, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने शेप में वेरी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइट की बात करें तो गोरिल्ला और ह्यूमंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट स्टिल हमारे शेप में डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें साइजेस में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होते, लेकिन उनमें शेप का बहुत वेरिएशन होता है. देन वी टॉक अबाउट साइज. फॉर एग्जाम्पल जो डिफरेंट ट्रीज होते हैं, कुछ ट्रीज मीडियम हाइट के होते हैं, कुछ शॉर्ट हाइट के होते हैं, कुछ बहुत बड़े ट्रीज होते हैं जैसे कि इकोलिप्टस और कोकोनट और पाम ट्रीज. उसके अलावा आते हैं हैबिटेट के बेसिस पे. तो हैबिटेट के बेसिस भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि जमीन पे रहने वाला एनिमल है या फिर पानी में या फिर पेड़ पे रहने वाला जैसे कि बंदर. देन वी कम टू द मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे जनरली हम क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में. उन्हें जो कि खुद से अपना खाना बना सकते हैं, दैट इज दोज ऑर्गेनिजम्स which can synthesize their own food through photosynthesis, and those are called as autotrophs. And for example, the most common category of autotrophs are the plants. And when we come to the other mode of nutrition, and that is called as heterotrophic mode of nutrition. So in heterotrophic mode of nutrition, the organism cannot prepare on in its own food, so it has to be dependent on some other animal or plant. For example, a deer is directly dependent on grass for its food, whereas lion will be dependent on deer who is dependent on grass. So in every heterotrophic organisms, it will be dependent on some other animal or on some other plant. So these are the two common types of animals present on earth on the basis of nutrition, that is autotrophs and heterotrophs. Now we come to the external and internal structure. सो बहुत सारे स्पीशीज ऐसे होते हैं जिनमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर में वेरिएशन आते हैं. हो सकते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर सिमिलर हो बट इंटरनल स्ट्रक्चर वेरी कर सकते हैं. वी विल लेटर सी दोज थिंग्स इन आवर इवोल्यूशन चैप्टर व्हेन वी सी दैट एक्सटर्नल अपीयरेंस कुड बी वेरिएबल बट इंटरनल अपीयरेंस कुड बी सेम और इंटरनल स्ट्रक्चर कुड बी सेम. लाइकवाइज द एक्सटर्नल अपीयरेंस कुड बी डिफरेंट बट द इंटरनल स्ट्रक्चर कुड बी सिमिलर. सो एनीवे, all these criterias, and there are many much more criterias through which we can say that there are different species and different organisms and their variations are present in them. So in general, this is what we mean by biodiversity. And when we talk about the total number of species on the planet, we come to around 1.7 to 1.8 million. सो अभी तक तो हमने 1.7 या 1.8 मिलियन स्पीशीज के आसपास डिस्कवर किया है ह्यूमंस ने, बट इससे कहीं ज़्यादा स्पीशीज होंगे, दैट इज़ फॉर श्योर. तो ये जो 1.87 या 1.8 मिलियन है, अगर हम इसको इंडियन सिस्टम में कन्वर्ट करें तो ये 17 से 18 लाख के आसपास होता है. दैट इज़ 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, तो ये अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 लाख स्पीशीज के आसपास आता है. बट क्या इतना ही फिक्स्ड है? तो बिल्कुल भी नहीं. हर साल वी डिस्कवर अराउंड 15,000 स्पीशीज एवरी ईयर. So every year around 15,000 new species are discovered, and these new species could be from any category, that is plant, animal, fungi or protista or other species like other category like Monera. So these 15,000 species are being discovered on an average every year. So this 1.78 to 1.7 to 1.8 million species is not a constant figure. It is only a tentative figure. So there are much more species.
ये जो हर साल 15,000 न्यू स्पीशीज डिस्कवर हो रहे हैं, दीज आर बीइंग डिस्कवर्ड फ्रॉम वेरियस हैबिटेट्स। कुछ ऐसे हैबिटेट होते हैं जहां पर पहुंचना इंटीरियर में काफी मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल ओशियन के लोअर लेवल पे काफी डेप्थ में पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज यू हैव टू हैव सर्टेन इक्विपमेंट्स, और वहां पे काफी ज्यादा डार्कनेस होता है डीप ओशियन में। तो वहां पे हमने अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया है, तो ये तो पक्का है कि वहां पर लिविंग कंडीशंस हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ न्यू स्पीशीज होंगे ही होंगे। लाइकवाइज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट काफी ज्यादा डेंस होते हैं, तो ऐसे रेन फॉरेस्ट में इस बात की बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि वहां पे कुछ तो ऐसे स्पीशीज जरूर होंगे जिनको हमने अभी तक डिस्कवर नहीं किया है। ऐसी जगहों पर जितना ज्यादा एक्सप्लोरेशन होगा वहां पर नए नए स्पीशीज का डिस्कवरी लगातार होते रहेगा। एंड लाइकवाइज ऐसा भी होता है कि जिन एरियाज में हमने ऑलरेडी एक्सप्लोरेशन कर रखा है उन एरियाज में भी ये पॉसिबिलिटी है कि वहां पर भी न्यू ऑर्गेनिजम्स अभी भी डिस्कवर हो सकते हैं, बिकॉज वंस वी एक्सप्लोर एन एरिया इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी हैव एक्सप्लोर्ड एवरी इंच ऑफ दोज एरियाज। So new species could even be discovered from previously explored areas and therefore the number of species will go on increasing. ऐसा थोड़ी है कि अभी जो species discover हो रहे हैं these are the only species of earth. एक्चुअली में अभी जितने species हैं और अर्थ पे हमारे पहले जितने species थे वो कहीं ज्यादा थे, यानी कि इस टाइम पर, इस प्रेजेंट मोमेंट पर अर्थ पे जितने स्पीशीज हैं उससे 50 to 100 टाइम्स स्पीशीज जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। यानी कि अभी पूरे अर्थ पे अगर इतने स्पीशीज हैं तो इससे 50 से 100 गुना स्पीशीज अर्थ पे आए और कब का खत्म भी हो गए। अभी के जो स्पीशीज है वो तो बहुत कम है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एक्सटिंक्ट स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल डायनासोर्स, तो डायनासोर्स आज से 6.5 करोड़ साल पहले खत्म हो गए। लाइक डोडो, लाइक द वुली मैमथ, like the different species of humans and the humans which were arising from different varieties or different species which were our ancestors. वैसे बहुत सारे स्पीशीज अर्थ पे कब का खत्म हो गए, और जितना स्पीशीज खत्म हो चुके हैं अर्थ पे से उन टोटल स्पीशीज का जो नंबर है अभी के स्पीशीज से 50 से 100 गुना से भी ज्यादा है। जो अभी के स्पीशीज है ना उनसे लगभग 50 से 100 गुना स्पीशीज अर्थ पे कब का खत्म हो चुके हैं, जैसे कि डायनासोर्स हो गए, वुली मैमथ हो गए, ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है जो अर्थ से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ऑल दी स्पीशीज आर नॉट एनी मोर प्रेजेंट ऑन अर्थ। नाउ वी हैव अंडरस्टूड बायोडाइवर्सिटी। तो अगर इतने ज्यादा स्पीशीज हैं अर्थ पे तो क्या हम इंडिविजुअली हर स्पीशीज को स्टडी कर पाएंगे? तो नहीं कर पाएंगे, बिकॉज इतने ज्यादा स्पीशीज हैं। तो उतने ज्यादा स्पीशीज को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में स्पैरो का कुछ और मीनिंग होगा, कहीं और कुछ और होगा। जो कॉर्न वर्ड है वो यहाँ पर मेज के लिए अंडरस्टूड होता है, और अमेरिका में कॉर्न का मतलब व्हीट और अदर ग्रेन्स होते हैं। तो जो नेम होते हैं स्पीशीज के वो प्लेस टू प्लेस डिफर कर जाते हैं। तो जो नेम यहाँ पर किसी एक सर्टेन स्पीशीज को डिनोट करता है, हो सकता है कहीं और पे जो लोकल नेम होगा वो डिफर हो जाता है। इसीलिए इन सभी स्पीशीज को किसी भी जगह पर रेफर करने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सबसे पहले उस स्पीशीज को एक ऐसा नाम देना होता है जो कि पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो। यानी कि वो नाम ऐसा ना हो कि इंडिया में कुछ और, यूरोप में कुछ और, अमेरिका में कुछ और ऑस्ट्रेलिया में कुछ और। तो ऐसे नाम को हम बायोलॉजिकल नाम या फिर साइंटिफिक नाम बोलते हैं। और ये सारे जो नाम होते हैं ये सारे एक सर्टेन कोड्स एंड प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं जो कि हमें थोड़ी देर बाद पढ़ने हैं। सो ऑल दोज नेम्स विच वी नॉर्मली नो बाय द बायोलॉजिकल नेम, जैसे कि मैंगो हम नॉर्मली पढ़ते हैं, बट इन नॉर्मली बायोलॉजी और द साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी इज मैंगीफेरा इंडिका। सो whenever we are referring to Mangifera indica in
any part of the world, we know we are talking about a mango. So likewise हमें हर तरह के species का different नाम देना होता है. So now we'll study about nomenclature. तो नॉमेनक्लेचर जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि हम हर लिविंग स्पीशीज को, फॉर एग्जांपल ह्यूमंस को हम होमो सेपियंस कहते हैं, आलू को सोलेनम ट्यूबेरोसम कहते हैं, टोमेटो को कुछ और कहते हैं सोलेनम लाइकोपर्सिकम, ब्रिंजल को सोलेनम मेलॉन्जना कहते हैं. लाइकवाइज हर एक लिविंग स्पीशीज का हम एक नॉर्मल साइंटिफिक नेम देते हैं. एंड नॉट जस्ट लिविंग स्पीशीज, इन इवोल्यूशन हम लोग बहुत सारे एक्सटिंक्ट स्पीशीज को भी पढ़ने वाले हैं. तो उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज को भी हम नाम देते हैं. जैसे कि हमारे एक एंसेस्टर थे निएंडरथॉल्स, तो निएंडरथॉल्स को भी हम होमो निएंडरथॉलेंसिस कहते हैं. लाइकवाइज हमारे और भी एंसेस्टर थे जैसे कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस. तो हम जो स्पीशीज खत्म हो चुके हैं उनका भी नॉमेनक्लेचर करते हैं. सो नॉर्मली सिंस अभी हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे हैं उनकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर लिविंग स्पीशीज का एक साइंटिफिक नाम देना होता है. एंड दीज आर नॉट रैंडम, ऐसा नहीं कि आप किसी भी स्पीशीज को कोई भी नाम दे दें. यहाँ पर सर्टेन रूल्स होते हैं और कुछ अग्रीड प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा वो प्रिंसिपल्स फॉर्म किए जाते हैं. सो ये जो रूल्स एंड प्रिंसिपल्स होते हैं ये डिफरेंट बॉडीज फॉर्म करती हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो जो हमारा नॉमेनक्लेचर है वो जो हम फॉलो करते हैं उसे कहते हैं बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर. तो ये जो साइंटिफिक नेमिंग है वो उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. तो ये जो सिस्टम था इट वाज डेवलप्ड बाय कैरोलस लिनाउस इन 1751. सो इन्होंने एक बुक लिखा था 1751 में, उस बुक की नाम थी फिलोसोफिया बोटानिका. इसी बुक में इन्होंने नॉमेनक्लेचर के रूल्स एंड रेगुलेशंस का सबसे पहले जिक्र किया था.
तो इस बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में जो होता है वो जो नेमिंग होता है वहां पर हमें देखना है कि दो नाम हम यूज करते हैं। तो इस जो नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है इसमें किसी भी नाम में दो वर्ड्स होते हैं। पहला जो वर्ड होता है उसे हम कहते हैं जेनेरिक नेम और द जीनस नेम। तो यहाँ पर उसके जीनस की बात होती है, उसके जीनस का नाम होता है। लाइकवाइज इन मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इज द जेनेरिक वर्ड एंड इंडिका इज द स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है इट डिनोट द स्पीशीज। तो इस नॉमेनक्लेचर के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं दीज आर फॉर्म्ड बाय डिफरेंट बॉडीज एंड दीज आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स। सो वो जो प्रिंसिपल्स होते हैं अलग अलग कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि वो सारे जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस किस कैटेगरी के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल्स होते हैं। सो जो डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज के नेमिंग के लिए या फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के नेमिंग के लिए उन प्रिंसिपल्स को हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले सो द फर्स्ट वन इज ICBN। सो इट स्टैंड्स फॉर सो ICBN प्लांट्स के जो प्रिंसिपल्स होते हैं नेमिंग के उनका जिक्र करता है। ICBN स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि यहाँ पर बोटैनिकल मींस रेफरिंग टू प्लांट्स। तो प्लांट्स का जो नेमिंग होता है वो ICBN के अकॉर्डिंग होता है। नाउ वी कम टू द एनिमल नेमिंग। Here it stands for International Code for Zoological Nomenclature. So it stands for International Code for Botanical Nomenclature and this stands for Zoological Nomenclature. Now we come to the Bacteriological Nomenclature. So this is ICBAC-N. So it stands for International Code for Bacteriological Nomenclature. So there is something other principle and that is called as ICVN. सो जो वायरस का नॉमेनक्लेचर होता है वो इसी के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग होता है। सो इट स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नॉमेनक्लेचर।
देन वी कम टू द कल्टिवेटेड प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स तो बहुत सारे हैं, जंगली प्लांट्स होते हैं, देन डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स होते हैं, दैट इज द डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज व्हिच वी सी इन आवर क्रॉप फील्ड्स नॉर्मली। सो वैसे प्लांट्स को जनरल प्लांट से अलग रखा जाता है बिकॉज दोज प्लांट्स आर वेरी वेरी यूजफुल फॉर अस, बिकॉज उनसे हमें ग्रेन्स मिलते हैं, सीरियल्स मिलते हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, टिम्बर, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो जो कल्टिवेटेड प्लांट्स होते हैं उनके नॉमेनक्लेचर के लिए हमें अलग से एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना होता है, and that is called as so it stands for International तो यहां पर इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर फॉर कल्टीवेटेड प्लांट दैट इज ICNCP, यहां पर हम वैसे प्लांट्स की नेमिंग करते हैं जो कि हम नॉर्मली अपने बेनिफिट के लिए कल्टीवेट करते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर फूड लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीरियल्स, या फिर हम वुड के लिए भी बहुत सारे प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं जैसे कि शीशम एंड देवदार एंड ऑल्सो सागवान। ऐसे स्पीशीज को हम इसलिए कल्टीवेट करते हैं क्योंकि इनका जो वुड का क्वालिटी होता है वो बहुत अच्छा होता है। लाइकवाइज देयर आर मेनी प्लांट्स विच यील्ड वेरी यूजफुल नेक्टर विच आर यूज्ड फॉर योर बेनिफिशियल पर्पसेस लाइक न्यूट्रिशन, एंड ऑल्सो बहुत सारे प्लांट्स से हमें सेंट्स मिलते हैं। तो अलग अलग पर्पसेस के लिए हम प्लांट्स को कल्टीवेट करते हैं। सो दीज आर द नॉर्मल सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। Now we will study about the rules of nomenclature, that is जो set of rules बनाया गया है इन principles के basis पर, वो rules क्या हैं जिसके basis पर हम किसी भी species या किसी भी new organism का naming करते हैं। So now we'll study about those rules and principles.